बीएससी सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, उसका जो यूनिट थर्ड है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अंतर्गत वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में हम पढ़ रहे थे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। और पिछले लेक्चर में हम यह भी बात कर चुके हैं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या होता है। इन सभी चीजों को जब हम समझ चुके हैं तो अब हम शुरू करने वाले हैं कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल क्या होता है, और साथ ही साथ हम अगर समय मिलता है इस लेक्चर में तो हम सिलेक्शन रूल को भी कंप्लीट कर लेंगे फॉर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के लिए। यह बात ख्याल रखिएगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए सिलेक्शन रूल अलग होता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के लिए सिलेक्शन रूल अलग होता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए अपने इस लेक्चर की बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहां पर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यह बात कर लिया था कि जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वह किस प्रकार वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को शो कर सकता है, क्योंकि वह क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। ये बात मैंने आप सभी को ऑलरेडी समझाया था। और सिंपल हार्मोनिक मोशन उस कैटेगरी में आता है जिसमें हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जीज होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर मुद्दे पर बात करते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कर्व जब हम यह पढ़ चुके हैं और अपने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी निकाल चुके थे जहां पर V = ½ kx² था, तो अब हम बात करते हैं कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है, वैसे आप सभी को फैन का वॉइस हो सकता है इंटरप्ट करे, तो आप लोग अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। एक्चुअली गर्मी बढ़ चुकी है तो फिलहाल अब मैं फैन चला रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा पसीना होने लग जाता है। ठीक है, और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अगले लेक्चर से बंद कर दूंगा, पसीने से थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेगा। चलिए बात करते हैं कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। तो देखो, जैसे हम रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को समझे थे वैसे ही हमें वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को भी समझना है और बहुत ही शानदार तरीके से समझना है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखो, सिंपल सा तरीका मैंने लिख दिया कि यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करते हुए हम कुछ चीज़ों पर बात करने वाले हैं कि इट कैन बी सीन दैट, यह देखा जा सकता है, जो चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इफ द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज टेकन एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या कहता है कि जो हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं उनका जो वाइब्रेटरी मोशन होता है, जो वाइब्रेशनल मोशन उसमें पाया जाता है, उसे हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के इक्विवेलेंट सपोज कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी यह बात देख चुके हैं कि जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वह वाइब्रेशनल मोशन को कर सकता है। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था कि ये हमारे पास एक बॉक्स है, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, वो अगर ऐसे खींचेंगे तो वो ऐसे ऐसे करते हुए क्या करेगा, मोशन करेगा, वाइब्रेशन करेगा। ठीक है, ओके, तो अब चलो यहाँ पर बात करते हैं। देन इस सिचुएशन में देन दी वाइब्रेशनल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्सप्रेशन। यहां पर एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूं, हमारे पास एक्सप्रेशन होगा क्या, EV इज इक्वल टू हमारे पास कैपिटल V + 1/2 और यहाँ पर हमारे पास होगा hν। ठीक है, तो ये ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ पर हमारे पास होता है hν। ओके, अब यहाँ पर समझिए। अब आप लोगों के मन में यह सवाल उठा होगा कि सर जी ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, बताइएगा जरा। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास फिजिक्स का एक्सप्रेशन है, यहाँ पर हम क्वांटम मैकेनिक्स में केमिस्ट्री के अंतर्गत डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन को आप बस याद रख लीजिए, ये कहाँ से आया है इससे फर्क मत लीजिए, इसके बारे में मत सोचिए। ठीक है, अब चलो इसके बाद हम बात करते हैं जहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास H जो होता है वो क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट होता है। मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूँ इन सभी चीज़ों के बारे में। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। और जो हमारे पास न्यू होता है वो क्या होता है, वह फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, चलो लिख देता हूँ ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके, और यहाँ पर जो हमारे पास V लिखा गया है, जो कि कैपिटल V है, वो हमारे पास क्या होता है, वह हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। लेकिन यहाँ पर हम इसका दूसरा नाम लिखेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स बोलेंगे। और इसका जो वैल्यू होता है वह हमारे पास 0 से लेकर 1, 2, 3 एंड सो ऑन हमारे पास ETC तक जाता है। ओके,
यहाँ पर आपको चीज़ें पता चली। हमारे पास जो EV लिखा गया है यह वाइब्रेशनल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर जो कैपिटल V है यह हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ही होता है, जिसे हम यहाँ पर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो न्यू होता है वह फ्रीक्वेंसी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल है। यस जो है वो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू मैं आप सभी को पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा गया है यह किसके टर्म में लिखा गया है, यह फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा गया है। अगर इसे फ्रीक्वेंसी के टर्म के बजाय हम इसे वेव नंबर के टर्म में लिख देते हैं तो हमें क्या मिलता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C अपॉन में लैम्डा होता है। तो अगर इसे हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं C इंटू वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर के टर्म में ऐसा ही लिखा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो वेव नंबर के टर्म में हम लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा करते हैं कि इसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पर अगर बात कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर जो हमारे पास वेव नंबर होगा वो इक्विलिब्रियम वेव नंबर हो जाएगा, और इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है C ओमेगा E, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हमारे पास ओमेगा मिल गया, और ओमेगा भी हमारे पास वेव नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां पर आपको ना तो वेव नंबर मतलब ना तो न्यू बार दिया जाएगा ना तो न्यू दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि ओमेगा। तो आपके दिमाग में यह सवाल उठ सकता है कि सर जी ओमेगा तो पढ़ा ही नहीं थे, कहाँ से आ गया। तो इसीलिए बच्चों मैं सब कुछ बता देता हूँ कि क्या क्या पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ओमेगा के टर्म में भी आ सकता है। यहाँ पर यह भी मेंशन कर देना। चलो अभी फिलहाल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या होगा, नया बनेगा। कैसे बनेगा, V इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा V प्लस 1/2, एंड हमारे पास जो H है और जो न्यू है वो या तो ये रखा जा सकता है C न्यू बार इक्विलिब्रियम, या फिर इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है V प्लस 1/2, एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास H एंड C ओमेगा E, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होते हैं तो आपसे बोला जा सकता है कि वाइब्रेशनल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कितना दिमाग लगाता है, कितना उसमें डिफिकल्टी बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो ये आप सभी को समझ में आया। अब देखो यहाँ पर हमने क्या निकाला, यहाँ पर हमने निकाला है वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन। अब इसकी सहायता से हम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल तक पहुंचेंगे, तो वो कैसे पहुंचेंगे अब इस पर हम बात कर लेते हैं। चूंकि हम ऑलरेडी आप सभी को बता चुके हैं जो हमारे पास V का वैल्यू है वह 0 से लेकर ATC तक जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ अगर आपसे केवल इतना पूछा जाता है कि वाइब्रेशनल एनर्जी का एक्सप्रेशन बताइए तो आपको यहीं पर ख़त्म कर देना है। लेकिन अगर आपसे बोला जाता है कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बारे में बताइए तो आपको आगे भी बढ़ना होगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, V इज इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू अगर हम 0 लेंगे तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या मिलेगा, E0। तो E0 अगर मिला तो V इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि ये 0, ये भी हमारे पास जो V लिखा गया है वह 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1/2 HC ओमेगा के टर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि ओमेगा के टर्म में ही आए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मिला, पहला वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं V इज इक्वल टू 1 लेंगे तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास E1 होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखूँगा तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 HC ओमेगा E। अगर हम क्या करते हैं V इज इक्वल टू 2 लेते हैं, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ V का वैल्यू, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास E2 मिलेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं 2 रखूँगा तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है, 2, एंड यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो 2 मिलेगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 4 + 1 हो जाएगा तो 5/2 हो जाएगा HC ओमेगा E, ठीक है। ऐसा ही करते हुए हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिलहाल अब लिख देता हूँ एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ क्या इतना इस नीचे तक आप सभी के स्क्रीन में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ पूरा आ रहा है, बस इसके नीचे अगर लिखूंगा तो नहीं आएगा, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब चलो अगले स्टेप पर हम बात करते हैं। तो अब चलिए अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं। यहाँ तक चीज़ों को समझ चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग हो सकता है बाद में भूल जाएं कि हमारे पास जो न्यू बार E लिखा गया है या ओमेगा E लिखा गया है ये कहाँ से आया है, ठीक है। तो अगर इसके नीचे और इससे पहले अगर एक लाइन बचा हो तो वहाँ पर लिख दीजिएगा कि व्हेयर
जहाँ पर जो हमारे पास न्यू बार ई लिखा गया है या फिर हमारे पास जो ओमेगा ई लिखा गया है, दोनों बात एक ही होती है। रिप्रेजेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वेव नंबर को, ठीक है। रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, सेंटेंस बैठ जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैसे भी ये मैंने बस आप सभी को जो बताया है वही लिख दिया। अब देखो हमने क्या निकाला, हमने अपने क्या किया, अपने एनर्जी वाइब्रेशनल लेवल के लिए हमने क्या किया है, एनर्जी का कैलकुलेशन किया है, ठीक है, और 3 एनर्जी लेवल्स को हमने निकाला है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां से और यहां तक, मतलब E1 से लेकर अगर E0 का अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास HC ओमेगा E बच रहा है केवल। मतलब कहने का क्या मतलब है कि हर दो के बीच का जो डिफरेंस है, हर दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है, जैसे रोटेशनल एनर्जी लेवल में हम बात कर रहे थे तो वहां पर हम देख रहे थे कि जो हमारे पास हर दो यानी कि एडजेसेंट जो हमारे पास रोटेशनल एनर्जी लेवल्स थे उनके बीच 2b का डिफरेंस था, ठीक है, देख रहे थे ना। वैसे ही अगर इसमें भी देखा जाए तो हमारे पास HC ओमेगा का डिफरेंस है, HC ओमेगा यानी कि 1HC ओमेगा ई का क्या है, डिफरेंस है हर एक दो के बीच में, हर दो एडजेसेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, ठीक है, ये ऊपर हो गया। यहां से अगले पॉइंट पर बात करते हैं, आइए ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। इट कैन बी सीन दैट, ठीक है, इट कैन बी सीन दैट, इट कैन बी सीन दैट हम क्या कह सकते हैं, द स्पेसिंग, ठीक है, यानी कि द स्पेसिंग बिटवीन किसके, द स्पेसिंग बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल लेवल्स भी लिख सकते हैं, वाइब्रेशनल लेवल्स, ठीक है, वाइब्रेशनल लेवल्स ऑफ ऑसिलेटर, ठीक है, वाइब्रेशनल द स्पेसिंग बिटवीन वाइब्रेशनल लेवल्स ऑफ ऑसिलेटर, ठीक है, वाइब्रेशनल लेवल्स ऐसे लिख लेते हैं। इट कैन बी सीन दैट द स्पेसिंग बिटवीन वाइब्रेशनल लेवल्स हैविंग इक्वल टू HC ओमेगा एप्सिलॉन ओमेगा ई, ठीक है, यानी कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो वेव नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह इसके डिफरेंस के बराबर है। यानी कि इसमें अगर हम इतना जोड़ेंगे तो हमारे पास अगला वाला वाइब्रेशनल लेवल मिल जाएगा, इस वाले वाइब्रेशनल लेवल में इतना जोड़ेंगे तो हमारे पास उसके अगले वाले लेवल का वाइब्रेशनल लेवल मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि उसके लिए हम एनर्जी लेवल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहां से यह भी बात पता चल रही है, दैट इज, यहां से क्या बात पता चल रही है, दैट इज, इसका मतलब ये बात पता चल रही है, दी वाइब्रेशनल, ठीक है, दी वाइब्रेशनल लेवल्स, दी वाइब्रेशनल लेवल्स मैं कहूँ या दी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आर इक्वी डिस्टेंस, क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है, या इक्वी डिस्टेंट लिखा जाता है वैसे, तो इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब देखो इतनी चीजें पहले आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये वाला जो लाइन लिखा गया है वो यहां पर लिखना है और ये वाला जो लाइन लिखा गया है वो यहां पर लिखना है, ठीक है। इतनी चीजें पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसमें एक ग्राफ पर बात करेंगे और 0 पॉइंट को भी समझेंगे। तो यहां तक चीजों को जब समझ चुके हैं तो अब चलिए अगले स्टेप पर हम बात करते हैं, अगले पॉइंट को हम समझते हैं। एक हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है, और इस ग्राफ पे हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा मैं ग्राफ बनाऊंगा। आप लोग भी अपने कॉपी में और खासकर एग्जाम कॉपी में तो बड़ा ही ग्राफ बनाइएगा, ध्यान दीजिए। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम रखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि V को हम रखेंगे, ठीक है। और यहां पर हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है उसको मैं रख देता हूं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हम क्या क्या करने वाले हैं, समझने का प्रयास करिएगा। जब हमारे पास V इज इक्वल टू 0 है, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि एक चीज और समझ लो, हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में यह डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कर्व के लिए जो हमारे पास ग्राफ मिलेगा वो क्या होगा, वह एक पैराबोलिक कर्व होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं सही बना होगा, नहीं सही नहीं बना है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाता हूं मैं। कोशिश तो अच्छे की ही होती है लेकिन जो बन जाए फिलहाल,
ठीक है, ये एक पैराबोलिक कर्व आप सभी को बनाना है। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जब हमारे पास v इज इक्वल टू 0 हम रखेंगे, ठीक है, तो ये सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास v इज इक्वल टू 0 है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास ई नॉट का जो वैल्यू है यहां पर हम रखते हैं, तो वो हमारे पास मिल रहा है 1/2 एच सी ओमेगा। ठीक है, तो एच सी ओमेगा ई अपॉन में 2 हो जाएगा इसका मतलब। ओके, तो यहां पर हमारे पास यह किसका वैल्यू मिला है, यह ई नॉट का वैल्यू मिला है। तो इस सिचुएशन में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो इतना डिस्टेंस पर होगा, यानी कि इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो इतना होगा। ठीक है, अगर यहां पर हम v इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो इस सिचुएशन में जो यहां पर हमारे पास E1 मिलेगा उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू हमारे पास है 3/2, तो 3hc ओमेगा E/2 है। ठीक है, और इस सिचुएशन में जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ होगा वो इसकी तुलना में बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे ही करते हुए यहां पर हम सपोज कर लेते हैं कि v इज इक्वल टू 2 रखा गया है, और यहां पर हमारे पास जो एनर्जी लेवल मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा, E2, और जिसका वैल्यू हमारे पास कितना होगा 5/2, 5hc ओमेगा E/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते हुए यहां पर और एक हमारे पास वाइब्रेशनल लेवल मिलेगा। ठीक है, आई थिंक नीचे हो गया, टेढ़ा मत करिएगा, सीधा लाइन खींचिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये जो वाइब्रेशनल लेवल है वो हमारे पास है V3, तो V3 पर भी हमें कैलकुलेशन करना होगा। तो V3 पर हमने कैलकुलेशन नहीं किया, तो यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 × 2 यानी कि हो जाएगा 6 और +1, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो E3 मिलेगा वो 7hc ओमेगा E बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही करते हुए हम और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि हर एक जो हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, hc ओमेगा E है। हर एक दो एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, hc ओमेगा E है। यहां पर भी सेम चीज है, hc ओमेगा E, यानी कि जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके जो वाइब्रेशनल लेवल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंट है, और उसका जो वैल्यू है वह कितना है, hc ओमेगा E के बराबर है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो हमारा फ्रीक्वेंसी है जो कि वेव नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट किए हैं उसमें c और h का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो फिलहाल अब चलो ये ग्राफ आप सभी को बना लेना है। वैसे ही अब क्या करते हैं, इस ग्राफ को मैं छोटा भी कर सकता हूं। ठीक है, इतना बड़ा हमें ग्राफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना बड़ा आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर जो रखा गया है वो पोटेंशियल एनर्जी को रखा गया है, मैं लिख देता हूं नहीं तो आप लोग बाद में कंफ्यूज भी हो सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को रखा गया है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, V से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास अगर ध्यान से देखा जाए तो जो सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल है वो क्या है, E0 है। फॉर लोवेस्ट, ठीक है, फॉर लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल, जो हमारे पास लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल यानी कि V इज इक्वल टू 0 पर हम बात कर रहे हैं, दी एनर्जी, ठीक है, दी एनर्जी लेवल इज, हमारे पास जो एनर्जी लेवल होगा वो कितना हो जाएगा, E0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 hc ओमेगा E, या फिर इसी को लिखा जा सकता है 1/2 hc न्यू बार E, या फिर इसी को कई बार आप सभी लोग जब देखेंगे एग्जाम में तो इसी को ऐसे लिखा जाता है, h जो होता है उसे बीच से कट कर दिया जाता है और c ओमेगा E लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप सभी से एग्जाम में पूछा जा सकता है जब आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होंगे तब। ठीक है, अब ये जो हमारे पास खास प्रकार का यह जो हमारे पास सबसे लोवेस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी जो लेवल हमारे पास मिला है यह एक खास प्रकार का है क्योंकि इसके पास सबसे कम एनर्जी है, तो इसलिए इस पॉइंट को हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इस एनर्जी को हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, और जो हमारे पास लेवल होता है यानी कि वाइब्रेशनल लेवल जो है उसे हम कहेंगे 0 पॉइंट वाइब्रेशनल लेवल। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अब इसका मतलब क्या है कि 0 पॉइंट एनर्जी क्या है, इसको भी तो समझना है। तो देखो सिंपल सा तरीका समझना कि जब भी हमारे पास कोई भी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल को हम लेंगे, ठीक है, और वह अगर वाइब्रेशनल मोशन को शो करता है तो उसमें जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है, जो रोटेशनल एनर्जी है उस क्रिस्टल में वो सीज हो सकता है, लेकिन उस सिचुएशन में भी जो हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी होगा वो तब भी एग्जिस्ट करेगा।
ठीक है, मैं लिखवा देता हूं इसका मतलब क्या हुआ। दैट इज यहां पर मैं लिख देता हूं दैट इज, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इवन एट एब्सोल्यूट वैल्यू पर भी दी ट्रांसलेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है, जो हमारे पास ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन होता है, और क्या होंगे, सीजेस इन अ क्रिस्टल लिख देते हैं, ठीक है, सीजेस इन ए क्रिस्टल, ठीक है, देयर एग्जिस्ट उस सिचुएशन में भी देयर एग्जिस्ट वाइब्रेशनल, ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन, उस सिचुएशन में भी हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन पाया जाता है, और वाइब्रेशनल मोशन पाया जा रहा है यानी कि उस सिचुएशन में भी हमारे पास वहां पर क्या पाया जाएगा, वाइब्रेशनल एनर्जी पाया जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो अभी आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अब फिलहाल आप सभी को लिखना नहीं है, ये तो पिछले वाले टर्म में लिखना था, ठीक है, तो इसे आप लोग छोड़ दीजिएगा, आप लोग इसे लिख लीजिए और इस फिगर को बनाना है, पहले इस फिगर को बनाएगा, उसके बाद आप सभी लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है, इतनी चीजें आप लोग पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब आइए चलिए समझते हैं कि सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आप सभी को रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए सिलेक्शन रूल ऑलरेडी बता चुका हूं, तो यानी कि ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए तो दो बार मैं पढ़ा रहा हूं इन चीजों को, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। वहां पर हम रोटेशनल क्वांटम नंबर के डिफरेंस का जो वैल्यू था वो +-1 के बराबर होता था, तब हम कहते थे कि हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रम वहां पर हमें पॉसिबिलिटी मिलेगी, यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वह रोटेशनल स्पेक्ट्रम को शो कर पाएगा। अब यहां पर हम बात करने हैं कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के लिए सिलेक्शन रूल क्या होता है। सिलेक्शन रूल मतलब कह सकते हैं कि एक कंडीशन है, जिस कंडीशन को हमारा मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास परफेक्ट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम हमारे पास शो करने के लिए वह एलिजिबल मॉलिक्यूल है। ओके, क्योंकि कई सारे हमारे पास वाइब्रेशन शो होंगे, लेकिन उनमें से केवल उन्हीं के द्वारा हमारे पास स्पेक्ट्रम शो किया जाएगा जो केवल एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और वो कंडीशन क्या है इस पर हम बात करेंगे। चलो यहां पर सिलेक्शन रूल्स अपने कॉपी में हेडिंग डालो, द सिलेक्शन रूल्स फॉर ए मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जो सिलेक्शन रूल होता है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के लिए, इज दैट वह यह होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मस्ट चेंज व्हेन द एटम्स आर डिस्प्लेस्ड। अब आप सभी लोग फर्स्ट सेमेस्टर में यह बात मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और यहां पर वही बात बोली जा रही है कि जब हमारे पास एटम डिस्प्लेस्ड होंगे तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगा वो चेंज होगा, ये बात बोली जा रही है। अब यहां पर तो मैं आप सभी से बोलने वाला था कि डाइपोल मोमेंट में ऑलरेडी पढ़ाया हूं तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूं क्योंकि काफी सारे बच्चे भूल गए होंगे, और मैं जानता हूं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे। देखो ये हमारे पास दो एटम है, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ये दो एटम है, इन पर हमारे पास +Q चार्ज है, इस पर हमारे पास -Q चार्ज है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम सपोज कर लेते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, d है, ठीक है। अब हम क्या किए, इस मॉलिक्यूल को, इस एटम को फिक्स किए, इस एटम को खींचकर लंबा कर दिए, यानी कि इसका जो बॉन्ड है वो बढ़ गया है। तो इस सिचुएशन में ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये ए एटम है, ये हमारे पास बी एटम है। तो अब बी एटम को मैंने यहां पर पहुंचा दिया, तो इनके बीच का यह जो डिस्टेंस है वह डी था, अब वो क्या हो गया, सपोज कर लेते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस अब जो है, पहले डी था, अब जो है वो कितना हो गया, d' हो चुका है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला होता है वह म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है। अब आप सभी को याद आ चुका होगा कि हाँ सर जी ये बात तो आप पढ़ाए थे। तो जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है वह क्यू इंटू डी होता है। तो अगर हम डी का वैल्यू बढ़ाएंगे घटाएंगे, यानी कि अगर हम एटम को कंप्रेस किए स्ट्रेचिंग होगा तो उस सिचुएशन में भी हमारे पास वाइब्रेशन शो करेगा, अगर वह कंप्रेस होगा तो उस सिचुएशन में भी हमारे पास वाइब्रेशन शो होगा। तो यहां पर हमारे पास जब डी का वैल्यू बदलेगा तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट का भी तो वैल्यू बदलेगा। तो वही बात यहां पर बोली जा रही है कि व्हेन एटम्स आर डिस्प्लेस्ड, जब हमारे पास एटम जो है वह डिस्प्लेस्ड होंगे तो उनका जो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, बदलेगा, चेंज होगा। अब वो डिपेंड करता है कि हम कंप्रेस कर रहे हैं या फिर स्ट्रेच कर रहे हैं। अगर स्ट्रेच करेंगे तो डी का वैल्यू बढ़ेगा, तो उस सिचुएशन में डाइपोल मोमेंट का भी वैल्यू बढ़ेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। फिलहाल इन चीजों को अब आप समझ चुके होंगे। अब अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। इट शुड बी नोटेड, यह भी बात ध्यान में रखना हियर कि मतलब यहां पर दैट मींस कि द मॉलिक्यूल नीड नॉट टू हैव अ परमानेंट डाइपोल। इस बात का खास ख्याल रखना
कि जो हमारे पास वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को शो करते हैं मॉलिक्यूल्स, उसमें जो डाइपोल मोमेंट होता है वह परमानेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो अब इस बात को भी यहां पर हम समझ लेते हैं कि क्यों परमानेंट डाइपोल नहीं हो सकता। देखो, जब हमारे पास एक एटम किसी दूसरे एटम से एक बॉन्ड की सहायता से जुड़ा हुआ है, तो जब हम इसे खींचकर बड़ा करेंगे इसके बॉन्ड को, तो इसके अपोजिट भी क्या करेगा, एक फोर्स लगेगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वजह से। अब जब इसके अपोजिट एक फोर्स लगेगा, तो ये जो हमारे पास एटम है इसे मैंने खींच लिया है, तो अब जब इसे मैं छोड़ूंगा तो ये इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा। ठीक है, अब इस सिचुएशन में जो हमारे पास d का वैल्यू है वो बार बार क्या होगा, बदलेगा, और जब बदलेगा तो परमानेंट तो हो ही नहीं सकता डाइपोल मोमेंट। ठीक, इतनी बातें आप समझ चुके हैं। तो अब चलो अगले पॉइंट पर बात करते हैं। इस सिचुएशन में दी सिलेक्शन रूल, ठीक है, दी सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, ठीक है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। अब वाइब्रेशनल ट्रांजिशन क्या होता है इस पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो फिलहाल यहां पर मैं डिस्कस नहीं करने वाला। ठीक है, दी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, ठीक है, इज क्या होता है, वह होता है हमारे पास डेल्टा V इज इक्वल टू होता है +-1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ दैट इज, इसका मतलब यह हुआ कि चेंज इन, ध्यान से सुनना, चेंज इन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर इज +-1, यानी कि जो हमारे पास वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, +-1 के बराबर होना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना है। ठीक है, अब यहां पर +1 क्या रिप्रेजेंट करता है और -1 क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो अगर डेल्टा V इज इक्वल टू +1 हमारे पास मिलता है, तो यह क्या करता है, स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या करता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए यह मिलता है हमारे पास वैल्यू, क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन कहूं या फिर एटम कहूं, वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वह कूद कर दूसरे एनर्जी लेवल पर पहुंच जाता है। और जब वो दूसरे एनर्जी लेवल पर पहुंचेगा तो इसका और इसका जो हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव में मिलेगा। ठीक है, तो +1 मिल गया। एंड डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। तो ये क्या करेगा, स्टैंड्स फॉर इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, समझ गए इस बात को। तो अभी आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फिगर आप सभी को बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिलेक्शन रूल आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिनके भी जो भी बच्चे, आप चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव पैटर्न के बच्चे हो, आप दोनों को ही ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने बात कर लिया कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, और इसमें हमने बात कर लिया कि हमारे पास सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करने वाले हैं। आई थिंक इस पोर्शन में 2 या 3 लेक्चर और आएंगे, आई थिंक 2 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।